नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो लेक्चर सीरीज में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम हम जब अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आप सभी को उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग के क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो सीपीयू शेड्यूलिंग की नीड हमें क्यों हुई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम यूनी प्रोसेसर सिस्टम की बात कर रहे हैं, और यूनी प्रोसेसर मीन्स एक प्रोसेसर रहता है और उसके पास सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के लिए आती है, और एट ए टाइम प्रोसेसर एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाता है। तो वो कैसे रेडी क्यू से एक एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे कि हर एक को बराबरी का चांस मिल पाए। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम समझें उसके पहले ये समझना जरूरी है कि शेड्यूलिंग के क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो होता है वो होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन नाम से समझ में आ रहा है सीपीयू का यूज, उसका कितना यूज हम कर पा रहे हैं। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन हमेशा क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। मीन्स सीपीयू को एज मच एज पॉसिबल हमें बिजी रखना होता है। ठीक है, जितना सीपीयू बिजी होगा उतना ही आपका यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होगा। मीन्स आपका सीपीयू आइडल नहीं बैठा है, वो हमेशा कुछ न कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक, और नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है थ्रूपुट। अभी थ्रूपुट क्या होता है, अगर यूटिलाइजेशन हम बता रहे हैं कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कहीं ना कहीं थ्रूपुट की भी बात करें कि थ्रूपुट इंक्रीज हो रहा है। कैसे कि हम किसी यूनिट टाइम की बात करें कि इस यूनिट टाइम में सीपीयू ने कितनी प्रोसेसेस को रिस्पॉन्स किया, मीन्स कितनी प्रोसेसेस उसने एग्जीक्यूट की। जितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस सीपीयू पर यूनिट टाइम में एग्जीक्यूट करेगा उतना ही उसका थ्रूपुट होगा। तो जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो एक साथ बहुत सारी प्रोसेसेस क्यू में इंसर्ट हुई, देन बहुत सारी प्रोसेसेस को सीपीयू स्विचिंग करके वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कितनी प्रोसेसेस उसने, सपोज हम आधे घंटे बोले या एक घंटे, मीन्स कोई एक यूनिट टाइम बनाकर हम बोले कि इतने टाइम में प्रोसेसर ने कितनी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया। तो जितनी ज्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा उतना ही ज्यादा उसका थ्रूपुट होगा। देन नेक्स्ट आता है टर्न अराउंड टाइम। अब ये टर्न अराउंड टाइम, जब हम टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं तो जब भी प्रोसेस सीपीयू के पास जा रही है, मीन्स हम जब स्टेट्स की बात करें, तो जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होके रेडी क्यू में शिफ्ट हुई, तो रेडी क्यू में आने का मीन्स सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में शिफ्ट होने का जो टाइम है, जिस टाइम प्रोसेस मेमोरी में लोड हुई वो टाइम, ठीक है, मीन्स हम बोलेंगे उसको अराइवल टाइम। ठीक है, यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, अराइवल टाइम। तो प्रोसेस जब भी रेडी क्यू में अराइव हुई वो उसका हो गया अराइवल टाइम। अराइवल टाइम ये हुआ। देन फिर जब प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन फिनिश किया, मीन्स वो फिनिश स्टेट में गई, वो टाइम। ठीक है, फिनिश टाइम। तो ये जो दो टाइम होते हैं प्रोसेस के, फिनिश टाइम और अराइवल टाइम, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। मीन्स जो हम मेन मेमोरी की बात करें तो प्रोसेस कब मेन मेमोरी में आई और कब मेन मेमोरी से वापस सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट हुई। तो इस टाइम को, इस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम इज नोन एज, दिस इज अराइवल, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। देन नेक्स्ट होता है वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या होता है, तो वेटिंग टाइम आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने टाइम प्रोसेस ने सीपीयू के लिए वेट किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू की नीड केवल 10 मिनट की है, बट उसने अराइव किया था 0 मिलीसेकेंड पे। ठीक है, और वो प्रोसेसर के पास, मतलब फिनिश प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के बाद फिनिश स्टेट में जा रही है 15 मिनट्स में। ठीक है, अब हमने देख लिया कि इसमें सीपीयू के पास कितना
कितना टाइम स्पेंड किया, ओनली 10 मिनट्स। तो रिमेनिंग टाइम जो भी बचा वो क्या हो जाएगा, उसका वेटिंग टाइम। तो प्रोसेस ने 5 मिनट्स जो है वो वेट किया, ठीक है, रेडी क्यू में। देन नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अब जैसे समझ में आ रहा है नाम से कि रिस्पॉन्स, तो सीपीयू जब किसी प्रोसेस को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है वो होता है उसका रिस्पॉन्स टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोसेस 5 मिली सेकेंड पे अराइव हुई, ठीक है, और 10 मिली सेकेंड पे प्रोसेसर ने उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, तो ये जो फर्स्ट टाइम प्रोसेस सीपीयू के पास गया, तो वो जो टाइम है उसे हम बोलेंगे रिस्पॉन्स टाइम। एक प्रोसेस बार बार स्विचिंग करके 2 बार 3 बार कितने भी बार सीपीयू के पास जा सकती है, बट रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, जब प्रोसेस फर्स्ट टाइम सीपीयू के पास जाएगी तो वो होगा उसका रिस्पॉन्स टाइम। तो अगर हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें कि टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो कॉलेज फीस सबमिट करने के लिए गया है, सपोज ऑफिस मतलब मैनुअली सबमिट करने गया ऑफिस में, तो सपोज उसने ऑफिस में एंट्री ली 10:15 पे, ओके, और 10:15 पे एंट्री ली। अब ऐसा नहीं है कि उसने एंट्री ली और जिस भी वो विंडो पे गया और उस विंडो पे जो ऑपरेटर या सर जो बैठे हैं फीस सबमिट करने के लिए वो फ्री हो और उसे तुरंत रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। तो हो सकता है कि उसे वेट करना पड़े, ठीक है। तो उसने जब ऑफिस में एंट्री ली वो उसका हो गया अराइवल टाइम। फॉर एग्जाम्पल 10:15 उसने एंट्री ली और वो सारा काम करके 11 o'clock वहां से बाहर निकला, तो वो हो गया उसका फिनिश टाइम, ठीक है। तो जो 10:15 है अराइवल टाइम और फिनिश टाइम है 11, तो ये होगा हमारा टर्न अराउंड टाइम। मीन्स फिनिश टाइम में से हम अराइवल टाइम माइनस करेंगे, मीन्स टोटल 45 मिनट्स उसने उस ऑफिस में निकाले, तो ये हो गया उसका टर्न अराउंड टाइम। जैसे कि प्रोसेस ने रेडी क्यू में एंट्री ली, वो उसका अराइवल टाइम, और जब वो मेन मेमोरी से बाहर गया फिनिश स्टेट में, तो वो क्या हो गया उसका फिनिश टाइम। तो फिनिश माइनस अराइवल हम कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल इतना टाइम मेन मेमोरी में एक प्रोसेस ने स्पेंड किया। तो एक एग्जांपल के थ्रू हमने ये देखा कि एक ऑफिस में एक पर्सन ने 45 मिनट्स स्पेंड किए। अब वो 45 मिनट्स तो फी पे नहीं कर रहा था, उसने फीस पे करने के लिए मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगाया होगा, बट उसने इतने टाइम उस ऑफिस में दिया, ठीक है। अब उसमें वेटिंग टाइम क्या होगा, तो वेटिंग टाइम देखिए, जब उसने एंट्री ली, ठीक है, अब उस प्रोसेसर के पास तो मीन्स वो फीस सबमिट करने में तो उसने 5 मिनट लगाया, ठीक है। तो 5 मिनट छोड़कर जितना भी टाइम है वो क्या हो गया उसका वेटिंग टाइम, ओके। मीन्स फीस सबमिट करने में उसे केवल 5 मिनट का टाइम लगा, ठीक है। तो वो 5 मिनट का टाइम छोड़ देते हैं, वो उसका क्या होगा एग्जीक्यूशन टाइम हुआ, और बाकी टाइम उसने क्या करा, वेट किया। तो फीस सबमिट करने के लिए सर के फ्री होने का वेट किया, तो वो जो अदर 40 मिनट्स है वो क्या हो गए वेटिंग टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, अगर मान लो आप जैसे ही गए, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो फीस सबमिट करने वाले जो भी पर्सन है उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम कब रिस्पॉन्स किया, हो सकता है आप गए तो आपको पहले कुछ फॉर्म फिल करना होगा, तो उन्होंने कुछ फॉर्म दिया फिल करने को, तो वो होगा फर्स्ट। आपने 10:15 पे एंट्री ली और सपोज 10:20 पे उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको रिस्पॉन्स दिया, तो वो हो गया आपका रिस्पॉन्स टाइम। उसके बाद आप फॉर्म फिल करके उनके पास वापस गए, फिर जो भी आपको प्रोसीजर फॉलो करना था वो किया, बट फर्स्ट टाइम उनसे कब आपने कम्युनिकेट किया, उन्होंने कब आपको रिस्पॉन्स दिया, वो होगा आपका रिस्पॉन्स टाइम। तो आई होप ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होंगी। अगर किसी भी टर्म में आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।